कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक जादुई स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा है। इसका नाम यिंगमिंग है। ये बच्चा एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि कि वो एक अच्छा मास्टर बन सके, पर यिंगमिंग इसे ठीक से नहीं कर पाता है। बाद में वो अपने मास्टर से कहता है कि ये स्पेल मुझसे नहीं होगा। यिंगमिंग की बात सुनकर मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे तुम प्रोटेक्शन देना चाहो तो उसके बारे में सोचते हुए तुम इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि इस स्पेल को प्रैक्टिस करते करते यिंगमिंग बड़ा हो जाता है। इतने सालों की इस स्पेल की प्रैक्टिस को भी जब यिंगमिंग नहीं कर पाता है तो वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मास्टर को अच्छे से ये बात पता होती है कि यिंगमिंग को टेलीपोर्टेशन स्पेल तो बहुत अच्छे से आती है, इसलिए वो यिंगमिंग की इस बात को रिजेक्ट करते हैं। मास्टर यिंगमिंग को कहते हैं कि किसी भी खतरनाक दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्पेल काफ़ी नहीं होता। एक अच्छा मास्टर बनने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल सीखना बेहद ज़रूरी है। अभी इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लग जाती है। मास्टर तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक क्रूर सांप का साया है। सांप को देखने के बाद मास्टर यिंगमिंग को एक दूसरी ही डायमेंशन में भेज देते हैं एंड देन वो अपने 3 गार्जियन स्पिरिट्स को भी बुलाते हैं। उनके बुलाने पर ये तीनों गार्जियन स्पिरिट्स उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और ये तीनों गार्जियन स्पिरिट्स मिलकर मास्टर की मदद कर देते हैं जिनमें से 2 गार्जियन स्पिरिट्स प्रोटेक्टिव वॉल को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ एक गार्जियन स्पिरिट्स मास्टर को प्रोटेक्ट भी करती है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता है और प्रोटेक्टिव वॉल टूट ही जाती है। तभी वहाँ यिंगमिंग अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो सांप इन सब के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी मास्टर जी ये कहते हैं कि सभी स्टूडेंट अपनी प्रोटेक्शन वॉल को यूज़ करें। सभी स्टूडेंट प्रोटेक्शन स्पेल को यूज़ करते हैं, मगर यिंगमिंग मास्टर की इस बात को इग्नोर करता है और टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज़ कर लेता है और यहीं वो सांप अपना जहरीला अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर मास्टर यिंगमिंग के सामने आकर उसे बचा लेते हैं। यहीं हम देखते हैं कि मास्टर एक गार्जियन स्पिरिट सांप को मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब यिंगमिंग मास्टर की ये हालत देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके मास्टर की जिस्म में पूरी तरीके से जहर फैल गया था। मास्टर मरने से पहले यिंगमिंग को सांप की रियलिटी के बारे में बताते हैं कि ये सांप 300 साल पहले इंसानों के लालच की वजह से ही जन्म देता है। इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे, जिनकी मदद से सांप को इंपीरियल सिटी में कैद कर लिया जाता है, जो अब भी इंपीरियल सिटी की क्वीन की बॉडी में कैद है। और 4 स्टोन गार्जियन उसे प्रोटेक्शन देते हैं, बट वो अभी स्टैचू के रूप में हैं। और ये 4 हैं ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, बर्ड स्टैचू एंड टाइगर स्टैचू। और जब भी ये सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मास्टर को वहाँ जाकर इन स्टैच्यू को जगाना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और इंपीरियल सिटी की क्वीन अब बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई देती है, क्योंकि वो जान गई है कि शैतानी सांप अब जाग चुका है। अब यिंगमिंग इंपीरियल सिटी में आ पहुँचा है। वहीं गेट पर एक बांसुरी बजाता हुआ आदमी यिंगमिंग को दिखाई देता है। ये एक मास्टर है जिसका नाम बोया है। तभी इन्हें एक और मेलोडी सुनाई देती है और ये दोनों मिलकर इसका पीछा करते हैं। बहुत देर तक पीछा करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि ये मेलोडी एक शैतान बजा रहा है। बोया उससे पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये बांसुरी चुराने की? ये बांसुरी हमारे किंग की है। वो डिमोन बताता है कि जब उसे दोस्त जिंदा थी वो महल में इस गाने को बजाया करती थी। मुझे ये धुन उसकी याद में सुननी थी, सो मैं इसे बजा रहा था। बोया को शैतानों से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, इसलिए वो शैतान को मारने ही वाला होता है, पर यिंगमिंग उसको बचा लेता है। यिंगमिंग बोया को बोलता है कि ये डिमोन इतना बुरा भी नहीं है कि तुम उसकी जान ही ले लो। बोया यिंगमिंग से कहता है कि ये एक बुरा शैतान है, इसे प्यार और अच्छाई के बारे में क्या पता। यिंगमिंग कहता है कि क्यों नहीं, इसे क्यों नहीं पता होगा। इस बहस के दौरान उनमें लड़ाई हो जाती है। यिंगमिंग बोया को हरा देता है और बोया वहाँ से चला जाता है। बोया को उसे सांप से लड़ने के लिए इंपीरियल सिटी में बुलाया जाता है, क्योंकि वो उन मास्टर्स में से एक है। लेकिन यिंगमिंग और बोया दोनों ही इस बात से बेखबर होते हैं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब इधर वो डीमोन यिंगमिंग से कहता है कि आप मुझे अपना गुलाम बना लो। उसकी बात मानकर उसे अपने साथ रख लेता है और एक नाम भी देता है किलिंग स्टोन। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन का महल देखते हैं, जहां तीनों मास्टर इकट्ठे हुए हैं, यिंगमिंग, बोया और यांग किंग।
लेकिन चौथा मास्टर होनजू वहाँ नहीं है। यहाँ यिंगमिंग और बोया जान जाते हैं कि वो दोनों मास्टर हैं। यहाँ यिंगमिंग की मुलाकात होती है प्रीस्ट से, जो वहाँ की क्वीन का बॉडीगार्ड भी है। प्रीस्ट बताता है कि गार्जियन एंजल्स को जगाने का रिचुअल्स कल होने वाला है, इसलिए सभी आराम करें और जल्दी से सो जाएं। यिंगमिंग यहाँ पर गौर करता है कि इस प्रीस्ट का चेहरा उसके मास्टर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि सब मास्टर सुबह प्रिंसेस से मिलते हैं। इनको ये पता चलता है कि किसी ने चौथे मास्टर को सफ़र के दौरान ही मार दिया है और सब मास्टर्स क्वीन से ये सब डिस्कस करने के लिए जाते हैं। क्वीन जो सिर्फ हमेशा पर्दे के पीछे से ही हुक्म देती है, क्वीन बेहद गुस्सा हो जाती है कि किसी ने इस रिचुअल के स्टार्ट होने से पहले ही चौथे मास्टर को मार डाला। अब इसके बाद क्वीन जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसेस को देती है और साथ में चौथे मास्टर की मौत की तहकीकात करने का हुक्म भी देती है और अपने यहाँ के प्रीस्ट से कहती है कि तुम चौथे मास्टर बन जाओ। प्रीस्ट के चौथे मास्टर बनने के बाद वो सभी रिचुअल शुरू करते हैं। इसी बीच कोई डीमॉन प्रिंसेस पर अटैक करता है। यहाँ पर यिंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और बोया उस डीमॉन की स्पिरिट से रिचुअल्स पूरा करता है। इसके बाद चारों गार्ड सोल्स जागने वाले होते हैं कि तभी सडनली स्काई का कलर चेंज होने लगता है। बोया और यिंगमिंग ये देखकर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि किसी डीमॉन ने उन पर फिर से अटैक कर दिया है। इसके बाद वो भागकर प्रिंसेस के कमरे में आते हैं, जहाँ उन्हें दिखाई पड़ता है कि प्रीस्ट मास्टर लॉन्ग यी से फाइट कर रहा है। प्रीस्ट कहता है कि मास्टर लॉन्ग यी क्वीन को मारना चाहती है, बट लॉन्ग यी इस सब से इनकार कर देती है। इसके बाद उन चारों में लड़ाई होती। फाइट के दौरान हेयर डिमॉन की वजह से लॉन्ग यी मारी जाती है, बट मरने से पहले वो यिंगमिंग को कुछ बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन यिंगमिंग सुन और समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में यिंगमिंग और बोया मिलते हैं और बोया कहता है कि उसको शक है प्रीस्ट पर। अब यिंगमिंग बताता है कि उसको क्वीन पर ही शक है। अब ये दोनों अपने अपने तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यिंगमिंग को अपने रूम में जाने पर प्रिंसेस उसे उसकी स्वॉर्ड चुराते हुए दिखाई देती है। वो वही स्वॉर्ड्स होती है जो उसके मास्टर ने उसे दी थी और इसी से वो खतरनाक सांप को मारा जा सकता था। अब यिंगमिंग पूछता है कि तुम मेरी ये कीमती स्वॉर्ड क्यों चुरा रही थी, बट प्रिंसेस के कुछ भी बताने से पहले ही हेयर डेमॉन उस पर अटैक करती है। फिर हेयर डेमॉन यिंगमिंग से कहती है कि वो इस सब का पिछले 60 सालों से वेट कर रही थी और उसके पास से यिंगमिंग को क्वीन की एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी दिखाई पड़ती है। अब यिंगमिंग को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो अब बोया के पास जाता है। यहाँ बोया प्रीस्ट के पास होता है इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तभी यिंगमिंग बोया को ज़मीन पर गिरे हुए पाता है और प्रीस्ट वहाँ से भाग जाता है। यिंगमिंग बोया को उठाता है। अब ये दोनों महल के बाहर जाते हैं। वहाँ वो प्रिंसेस और प्रीस्ट को एक साथ देखते हैं। बोया प्रिंसेस से पूछने लगता है कि उन्होंने क्वीन को धोखा क्यों दिया। तब यिंगमिंग बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं बल्कि ये क्वीन है। क्वीन और प्रिंसेस एक ही हैं। जिसे उन्होंने पर्दे के पीछे देखा था वो तो सिर्फ एक स्टैच्यू था और उस स्टैच्यू को प्रीस्ट ही कंट्रोल करता था। अब ये सब क्या चल रहा होता है, तो अब असली बात सामने आती है कि जब उस स्नैक ने इंपेरियल सिटी पर अटैक किया था तब उन चारों मास्टर्स ने मिलकर उसे हराया था। इसके बाद क्वीन ने उसे अपनी बॉडी में कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल हो गई थी। यही रीज़न था कि क्वीन की उम्र नहीं बढ़ी। अब यहाँ रानी को स्नैक को अपनी बॉडी में कैद करने के लिए इंपेरियल सिटी में ही खुद को भी प्रिजन करना पड़ा था। इतने सालों से कैद रह रहकर क्वीन को बहुत बोरियत होने लगी थी। वो बहुत दुखी होती थी कि वो महल से बाहर भी नहीं जा सकती थी। अब महल में यिंगमिंग के मास्टर आ जाते हैं और प्रिंसेस हैप्पी हो जाती है, पर ये खुशी हमेशा के लिए तो नहीं थी, क्योंकि कुछ समय बाद मास्टर वापस जाने लगते हैं। पर प्रिंसेस दुखी ना हो इसके लिए मास्टर एक गार्जियन एंजल प्रिंसेस को दे देते हैं जो मास्टर जैसा दिखाई देता है। ये गार्जियन एंजल ही प्रीस्ट होता है। अब इसलिए प्रिंसेस को ये लगता है कि प्रीस्ट वही मास्टर का गार्जियन एंजल है। फिर कुछ सालों बाद प्रीस्ट प्रिंसेस से कहता है कि वो इमॉर्टल होना चाहता है। अब प्रिंसेस
इस बात से एग्री हो जाती है क्योंकि वो मास्टर की तरह लगता है। बट इसके लिए प्रिंसेस को वो स्नैक अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसे उसने काफ़ी समय से अपनी बॉडी में कैद कर रखा था। इसके बाद प्रीस्ट को अपनी बॉडी में उस स्नैक को कैद करना होगा, जिससे वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद यिंगमिंग और बोया प्रीस्ट पर अटैक करते हैं। यहाँ प्रीस्ट टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है उन दोनों पर, और ये तो हम जानते हैं कि यिंगमिंग को टेलीपोर्टेशन स्पेल बहुत अच्छे से यूज करना आता है, इसलिए वो उससे बच निकलने में सफल होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी में अचानक से बहुत पेन होता है, जिसका मतलब है कि वो स्नैक अब क्वीन की बॉडी से बाहर आने वाला है और अब उसे प्रीस्ट को अपनी बॉडी में कैद करना होगा। और ये इसके बाद प्रिंसेस अब मॉर्टल हो जाती है और अब प्रीस्ट इमॉर्टल बन जाता है। अब प्रीस्ट एक बहुत बड़ा स्नैक बनता है और वो इम्पेरियल सिटी को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। इसके साथ अब वो चारों गार्जियन स्टोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो एक प्रोटेक्शन वॉल इम्पेरियल सिटी के बाहर बना देते हैं ताकि स्नैक बाहर ना निकल सके। यहाँ एक गार्जियन स्टोन एक्टिवेट नहीं होता है, जो कि एक बर्ड है। ये बर्ड इसलिए भी एक्टिवेट नहीं हो पाता है क्योंकि प्रीस्ट ने जानबूझकर रिचुअल के दौरान उसे एक्टिवेट नहीं किया था। अब यहाँ यिंगमिंग अपने 3 गार्जियन स्पिरिट्स को बुलाता है। इनमें से एक गार्जियन स्पिरिट्स यिंगमिंग को सेव करने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देती है और बाकी दोनों उस सांप से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिलती है। सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो प्रीस्ट खुद ही सामने आता है क्योंकि वो खुद लड़ना चाहता है और प्रीस्ट उन गार्जियन स्पिरिट्स को मार डालता है। अब यहाँ बोया को ये टेंशन होती है कि कहीं ये सांप इस इम्पेरियल सिटी के बाहर ना निकल जाए। अब आगे के सीन में प्रोटेक्टिव वॉल कंप्लीट हो चुकी है और अब इम्पेरियल सिटी भी कवर हो गई है। यहाँ बोया आखिरकार उस बर्ड स्टैच्यू को जगाने में सफल हो जाता है और वो अब खुद भी एक बर्ड बन जाता है। अब वो प्रीस्ट से लड़ने जाता है और इनकी अब ज़बरदस्त फाइट होती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ यिंगमिंग प्रिंसेस के पास जाकर सब सच बता देता है कि प्रीस्ट सिर्फ एक गार्जियन एंजल है, ना कि वो मास्टर। इसके बाद यिंगमिंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके आखिरी बार प्रिंसेस को मास्टर से मिलवाता है। यहाँ मास्टर प्रिंसेस को सच बताते हैं और अपनी गलती मानते हैं कि उन्होंने प्रिंसेस के साथ गलत किया था और फिर प्रिंसेस के सामने ही वो राख में बदल जाते हैं। अब प्रिंसेस समझ जाती है कि मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे और वो दोनों अब फिर से इम्पीरियल सिटी में वापस आते हैं और देखते हैं कि अभी भी बोया और प्रीस्ट की ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। यहाँ यिंगमिंग बोया को कहता है कि ये स्नैक सिर्फ उस स्वॉर्ड से मारा जा सकता है जो उसके मास्टर ने उसे दी थी। बोया उस स्वॉर्ड को निकालता है और प्रीस्ट को मारने जाता है, लेकिन प्रीस्ट तभी उस स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। अब ये स्वॉर्ड प्रिंसेस उठाती है और स्नैक को धमकाने लगती है कि अगर तुमने ये सब कुछ अभी यहीं के यहीं बंद नहीं किया तो वो खुद को मार देगी। देखते ही देखते वो स्वॉर्ड से अपना गला काट डालती है और उसके सामने अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर प्रीस्ट बहुत सैड होता है क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी लंबा वक्त एक साथ बिताया था और वो सैड भी बहुत काफ़ी होता है। इसका फ़ायदा उठाकर बोया प्रीस्ट पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर प्रीस्ट और स्नैक दोनों ख़त्म हो जाते हैं। ये होते ही अपने आप प्रोटेक्शन वॉल भी ख़त्म होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ दी एंड होती है।